हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर एंड आज हम हमारा लेक्चर 10 पर पहुंच चुके हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो कि आपके ईपीएफओ के एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। एंड जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो सब कुछ कवर हो चुका है, हमने वो सब कुछ डिटेल में कवर अप कर लिया है। एंड अब जो है हमारे एक्ट्स रह गए, जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के रिलेटेड, वो हमने अब करने हैं। एंड अभी तक हम दो एक्ट जो हैं वो कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो वो हमारा हो गया है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। एंड मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले एक, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमारा जो फोकस है वो है ईपीएफओ का ये एग्जामिनेशन जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। तो हमने हर एक जो एक्ट यहाँ पर कवर अप करना है वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ करना है कि हमारा इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, बिकॉज ये है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे हम हमारे पास ऑप्शंस भी रहेंगे। ठीक है, तो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे हमें बहुत डिटेल एनालिटिकल स्किल चाहिए हो। हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो हमने उसी तरीके से इसे कवर अप करना है कि हमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सारे टॉपिक से, इन सारे एक्ट से, वो हमारे कवर अप हो जाए। ठीक है। एंड आज का जो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस इस पे में भी है कि एग्जाम में इसको हमेशा ऑप्शंस में, कोई भी क्वेश्चन आपको उन्होंने फ्रेम करना है तो ऑप्शंस में वो इसे भी रख लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ताकि आप करेक्ट आंसर मार्क कर सको। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बना किस लिए है, ये इसकी इसका एम क्या रखा गया है, क्या ये हासिल करना चाहता है एक्ट। बेसिकली देखो, इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो तीन पॉइंट्स हैं, जो ये चीज जो ये एक्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहता है या एक्ट के थ्रू सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, वो है कि पहली बात, यूनिफॉर्म स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मैं देखो पहले ही आपको बता दूं स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। बेसिकली देखो ये क्या है कि कोई भी, जैसे कोई आप कहीं पे जा नया एम्प्लॉयमेंट लेते हो, कोई वर्कर या कोई लेबर या कोई वर्कमैन जो है नया एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में जाके लेता है, कि एक फैक्ट्री में पहले काम करता था फिर दूसरी फैक्ट्री में गया, तो हर फैक्ट्री के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे कि फैक्ट्री कैसे चलाना है, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, क्या ब्रेक, छुट्टी का टाइम कितने बजे होगा, बीच में जो लंच ब्रेक है वो कितने मिनट का होगा, एंड ऐसी और भी चीजें। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि हर एक इंडस्ट्री, क्योंकि एम्प्लॉयर का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में वो रूल्स रेगुलेशंस को अपने फेवर के अकॉर्डिंग, अपने फेवर में बनाता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है एम्प्लॉइज के लिए एक्सप्लॉइटेटिव हो जाती हैं, कि उनका शोषण करने वाली भी हो सकती है। ऐसा ना हो इस करके गवर्नमेंट ने एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया इस एक्ट के थ्रू, कि एक ये हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें हम आपको बता देते हैं कि देखो ये जो है ये चीजें अगर आप करोगे तो ये अच्छी है। ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री में इस तरह के रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वर्किंग आवर्स जो है आपके 9 आवर्स के होने चाहिए, या फिर हाफ एन आवर का इसमें छुट्टी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो उन्होंने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में बता दी कि किसी को कोई वर्कर को कोई ग्रीवांस है, कोई कंप्लेंट है, तो उसको इस तरह से उसके लिए इस तरह का सिस्टम होना चाहिए ताकि उसका जो कंप्लेंट है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू प्रेजेंट कर दिया कि इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, कि देखो इस तरह का एक आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जब भी आप नया एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, या आपका इंडस्ट्री रन करने का इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो अब ये एक्ट लेने लाने का पर्पस यही है कि हर एक इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से काम करती है, तो वर्कर्स के लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अलग है, मैं दूसरी फैक्ट्री में काम करता था वहां पर अलग है, एक्सप्लॉइटेशन का चांस बढ़ जाता था, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री अपने हिसाब से, हर एक फैक्ट्री अपने हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बना रही है। तो ये एक सिस्टम बना के दिया गया उनको कि आप इसके अकॉर्डिंग चलो, एंड इसमें जो छोटे मोटे जो आपको लगता है आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी फैक्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने, वो आप कर सकते हो। बट होगा क्या कि आपको एक इस एक्ट के थ्रू हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडिंग ऑर्डर बना लेंगे, कि एक सिस्टम बना लिया हमने कि जो सभी इंडस्ट्री में मोस्टली सिमिलर वे में चलता है। ठीक है, तो चाहे वो वर्कर्स के लिए हो, फैक्ट्रीज के लिए हो, या फिर वर्किंग रिलेशन कैसे होंगे उसके लिए हो। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाता है।
एंड दूसरी बात इसमें क्या है कि इट टू इंश्योर द इम्प्लाइज रिकॉग्नाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बात है टर्म्स एंड कंडीशन वाली, ये है कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे होगा, जो आपको काम मिला है वो किस तरह का होगा, उसे करना कैसे है, कंडीशन ऑफ वर्क कैसे होगा कि आप कितनी छुट्टी ले सकते हो, कितने टाइम के लिए आप लीव, पेड लीव आपको मिलेगी, कितने टाइम की आपको और तरह की हॉलीडेज मिलेंगे, वीकली ऑफ कैसे मिलेगा, अगर आपको टर्मिनेशन करनी है जॉब की तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने टाइम का नोटिस पीरियड रहेगा, तो ये सारा इस एक्ट में दिया जाता है। हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बाकी तीसरी बात इसमें है कि टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। अब देखो हर बार जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई भी टॉपिक करते हैं तो ये वर्ड हमें बार बार मिलता है, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। बेसिकली ये रूल्स एंड जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आप जब भी देखो कोई भी एक्ट इन जनरल भी जो आप देखते हो, चाहे वो हमारी जो सिविल कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है या फिर कोई भी और एक्ट गवर्नमेंट बनाती है, वो बेसिकली इसी चीज को ध्यान में रखें कि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी बनी रहे। तो वैसे जब इंडस्ट्री की हम पीस एंड हार्मनी की बात करते हैं तो इस तरह के एक्ट के थ्रू वो प्रमोट किया जाता है। तो जब भी कोई भी एक्ट आप देखोगे तो हमेशा ये आपको वहां पर मिल जाएगा ये स्टेटमेंट कि ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। ये यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। ठीक है, अभी तक हमने कई बार कई चीजें देख चुके हैं अपने पुराने जो पहले एक्ट्स वगैरह किए, कवर अप किए थे हमने। जैसे हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसमें इंडस्ट्री किसको काउंट किया जाता है, वर्कर की क्या उसमें क्लासिफिकेशन दी है, वो सारी बातें आज भी हम करेंगे। ठीक है, सो वैसे ही ये एक्ट किन पे अप्लाई होगा, यहाँ पे है अप्लाइज टू द इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट, अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट विद इन इंडिया विद एन एंगेजमेंट ऑफ मोर देन 100 वर्कर्स, 100 और मोर देन 100। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि पिछले एक साल में अगर किसी भी गिवन वन डे, किसी भी एक दिन आपका नंबर जो वर्कर्स का है अगर वो 100 रहा है या 100 से आपका नंबर ज्यादा रहा है। ठीक है, 100 या इससे ज्यादा के वर्कर्स जो है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में अगर कार्यरत रहे हैं, वर्किंग रहे हैं, तो आप इस एक्ट के अंडर कवर होते हो, तो मतलब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पर अगर नंबर 100 से कम भी है तो वहां पर भी ये एक्ट अप्लाई किया जा सकता है अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये जो एक्ट है ये इस इंडस्ट्री में भी अप्लाई होना चाहिए बट यहाँ पर 100 से कम वर्कर्स हैं, तो वो जो है उसके लिए भी प्रोविजन कर सकते हैं। वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली जो उनके पावर्स हैं उसके हिसाब से वो इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। बेसिकली इन जनरल ये एक्ट जो है उन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जहां पर 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हों। ठीक है, एंड दूसरी बात ये 100 से कम पर भी अप्लाई हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बाय लॉ इस चीज को किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई कर दे। ठीक है, क्लियर हो गया, बड़ा इजी में चल रहा है। देखो ये वाला जो एक्ट है बड़ा इजी एक्ट है कंपेरेटिवली जो भी हमने अभी तक किया या आगे हम करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ करने वाला नहीं, बस आप समझने वाली बात इतनी है कि अप्लाई किस पे होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड इसमें आगे क्या टेक्निकलिटीज जो कुछ है, बड़ी लिमिटेड सी टेक्निकलिटीज वो हम देखते चलेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जैसे मैंने बात किया इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, हमने बात किया था कि 100 से ज्यादा अगर एम्प्लॉयज हैं किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में तो वहां पे अप्लाई होता है। तो वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होंगे कौन से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ एक्ट्स दिए हैं कि उन एक्ट्स में जो डिफाइन होंगे उन पर ये अप्लाई होगा। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, तो यहाँ पर बोला गया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है उसमें जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की, उनके ऊपर अप्लाई होगा। बेसिकली वो लिस्ट है, हम डिस्कस करेंगे आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। उसमें आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज की लिस्ट दे रखी है कि इन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगेगा, तो उन सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है
ठीक है, वो सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट में भी कवर होंगी। ठीक है, दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट में जो फैक्ट्री, जिनको फैक्ट्री बोला गया है, ठीक है, ये जब हम फैक्ट्री एक्ट 1948 जब कवर अप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्रीज कौन कौन सी इसमें कवर अप की गई है। तो वो सारी फैक्ट्रीज भी कवर अप होंगी जो इस एक्ट जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर होती है। ठीक है, तो वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट काउंट किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे इंडस्ट्री, अब ये हमें पता है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये गवर्नमेंट चलाती है रेलवेज, तो रेलवे को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसे भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा इस एक्ट के अंडर। ठीक है, तीसरी यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो होता क्या है कि ये तो डायरेक्टली, अब ये रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डायरेक्टली मिलता है, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉई जो है वो डायरेक्टली हायर किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी किसी फैक्ट्री में भी डायरेक्टली हायर किए जाते हैं, बट कई बार, जैसे मैंने एक बार आपसे बात किया था कि कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स वाली बात, एक कॉन्सेप्ट मैंने इकोनॉमी में भी डिस्कस किया था आप लोगों से। उसमें क्या था, देखा था हमने कि ये सारे, बिकॉज हमने जैसे बात किया है अभी तक कि 40+ जो है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन के और लेबर लॉज के एक्ट बने हुए हैं, तो इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना फंसने के लिए इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कई फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि वो अपना नंबर ही कम दिखाती हैं कि हमारे पास 100 वर्कर नहीं है, या हमारे पास 50 वर्कर भी नहीं है, या हमारे पास 10 वर्कर भी नहीं है। वो कैसे दिखाते हैं कि उन्होंने अपना जो काम है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, किसी और इंडस्ट्री को दे दिया है, किसी और कंपनी को दे दिया है, एंड वो काम उनसे, उनके एम्प्लॉयर से हायर करवा के कराते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स रख लेते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्टली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने उन वर्कर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि कितनी जैसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम देख रहे थे कि अगर ले ऑफ करना है, या रिट्रेंचमेंट करनी है, या टर्मिनेशन करना है, तो कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, तो सबसे बचने के लिए इंडस्ट्रीज ये तरीका अपनाती है। ठीक है, लेकिन ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है कि इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं अपने आप को बचाने के लिए, एंड उसमें वर्कर्स का बड़ा लॉस होता है, बिकॉज फिर उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। ठीक है, उस तरह की बात है। तो वहाँ इस सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो स्टैब्लिशमेंट्स of contractors, establishment of contractors who implies worker for the fulfillment of the contract with the owner of an industrial establishment, मतलब कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर अगर कोई और कंपनी वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भेज रही है वहां काम करने, तो उस तरह की कंपनीज भी इस एक्ट में कवर अप होंगी। ठीक है, सिंपल वे में इस तरह से समझो कि ये हमारी एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कंपनी ए हो गई। ठीक है, अब इस कंपनी ए में वर्कर्स चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली खुद हायर नहीं कर रहा, इसने कंपनी बी को बोला जो सिर्फ लेबर सप्लाई करने का काम करते, तो इसने क्या बोला इसको कि मेरे पास मुझे वर्कर्स की जरूरत है, तो इसने इसके यहाँ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लिया कि इतने वर्कर्स ये इसको सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये इसके पास वर्कर्स हैं अलग अलग स्किल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो इसको सप्लाई करता है, इसका काम ही बस ये है कि ये वर्कर सप्लाई करता है और कुछ नहीं करता। तो ये एक्ट बोलता है कि अदरवाइज तो हमने अभी तक देखा कि सिर्फ ये कवर हो रहा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन ये एक्ट बोलता है कि इसको भी हम कवर कब करेंगे, इसको भी बच के जाने नहीं देंगे, बिकॉज ये एक लूप होल है जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, तो ताकि वो लेबर लॉज को ना फॉलो करना पड़े उन्हें, तो इसे भी हम कवर अप करेंगे, तो ये भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आ जाएगा। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा, बड़े इजी वे में हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्कर्स कौन होंगे, इसमें वर्कर्स की कौन से वर्कर्स की बात की गई है, ये हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन कौन से वर्कर्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कौन कौन से वर्कर्स कवर अप किए जाते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल काम करते हो, या क्लरिकल डेस्क जॉब पे काम करता हो, वो सारे जो है हमारे लिए वर्कर्स हैं। ठीक है, वो सारे इस एक्ट के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने देखा था, ये सारे हमारे लिए वर्कर्स हैं। एंड इसके अलावा हमने एक और चीज भी देखी थी, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा, वो था सुपरवाइजर वाली बात। ठीक है, कि सुपरवाइजर वाली वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते फिर हम वो देख लेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कवर अप होते हैं, जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर अप होते हैं, रेलवे इंडस्ट्री इसमें कवर अप हो जाती है, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है किसी और इंडस्ट्री में, किसी और एस्टेब्लिशमेंट में, उस तरह की कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इसमें कवर अप किया गया है। एंड तीसरा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कर्स हैं वो इसमें कवर अप होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन से कवर नहीं होते। अब हमें ऑलरेडी पता है, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब किया था तो हमने ये चीज देखी थी कि वो सुपरवाइजर जिसकी सैलरी, ये आपके लाइव चैट में लास्ट टाइम मैं क्वेरीज मैंने हैंडल भी कर दी थी, लेकिन मैंने कई कई सारे स्टूडेंट का देखा कि वो पूछ रहे थे कि सर ये 10,000 वाला सिस्टम क्या है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सुपरवाइजरी वाला हमने इसमें देखा कि अगर कोई सुपरवाइजर है, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। लेकिन अगर 10,000 से कम है उसकी मंथली सैलरी, तो फिर वो हम उसे वर्कर काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये मैंने लाइव चैट में बता दिया था आपको। जो भी क्वेरी कंसर्न होता है ना, आप लाइव चैट में बता दिया करो, बिकॉज अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, तो आपको लाइव चैट में आप कमेंट करके मुझे बताते रहा करो, वहां मैं आंसर करता रहूंगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे आपके जो लास्ट लेक्चर में डाउट्स थे, क्वेरीज थे, कंसर्न थे, वो सारे मैंने इस लेक्चर में आज कवर अप कर लेना है। ठीक है, जैसे हम हर बार करते आते हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन की, कि कौन से इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हमारा ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसमें कौन सी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स या वर्कर्स कवर अप नहीं होते। ठीक है, तो वो हमने देख लिया कि जो मैनेजरियल पोजीशन में है, वर्कर्स डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉइज engaged in मैनेजरियल पोजीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हो या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हो। तो इस तरह ये इस वाले रोल में जो मैनेजर के लेवल पे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, या सुपरवाइजर्स हैं, उनको हम इस एक्ट में कवर अप नहीं करते। लेकिन हम उन सुपरवाइजर को कवर अप कर लेंगे जिनकी सैलरी जो है 10,000 महीने से कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, और किस पे ये अप्लाई नहीं होगा ये एक्ट। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, और दूसरा किस पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि अलग अलग आर्मीज एक्ट में कवर होते हैं, नेवीज एक्ट में, या बेसिकली डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सारे इसमें कवर अप नहीं होते। ठीक है, बिकॉज जैसे अब आर्मी के भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो अगर उस तरह में अगर वो सारे एम्प्लॉयज या जो आर्मी में एम्प्लॉयज है अलग अलग रोल्स में काम कर रहे हैं, अगर वो सब हैं तो वो उन्हें हम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बस इतना ध्यान रखिए, डिफेंस सर्विसेज है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। जो मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और सुपरवाइजरी रोल पे काम कर रहे हैं वो लोग इसमें कवर नहीं होते। ठीक है, अब हम बात आगे सर्टिफिकेशन कैसे होगा स्टैंडिंग ऑर्डर का। अब क्या है कि ये एक्ट बोलता है कि जैसे हमने देखा कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, बट हर एक इंडस्ट्री को इसको देख ध्यान में रखते हुए अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है। ठीक है, वो अपना फिर एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो हमने लिस्ट देखी थी कि ये चीजें कवर अप करनी है, तो वो चीजें देख के वो अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना के वो फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, किसको सबमिट करेंगे, वो सबमिट करेंगे एक सर्टिफाइंग ऑफिसर को। ठीक है, मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट टू गेट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड बाय सबमिटिंग 5 ड्राफ्ट कॉपीज। ठीक है, 5 ड्राफ्ट कॉपी, जो ये ड्राफ्ट बनाएंगे वो, उसके 5 कॉपीज जो हैं उनको सबमिट करनी है, किसको, सर्टिफाइंग ऑफिसर को। अब ये सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होगा, ये होगा लेबर कमिश्नर हो सकता है ये, या फिर और रीजनल लेबर कमिश्नर भी हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर एरिया बड़ा है, इंडस्ट्रीज बड़ी हैं काफी उस एरिया में, तो और भी उसमें आगे रीजनल लेबर कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है, तो मतलब लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने किसी और को ऑथराइज किया इस काम के लिए, तो वो भी उसे भी हम सर्टिफाइंग ऑफिसर मानेंगे। एंड उसके पास भी ये जो है अपने जो स्टैंडिंग ऑर्डर हर एक फैक्ट्री ने या कंपनी ने बनाया, वो सबमिट इनको करेंगे, 5 कॉपियां देंगे इनको। ठीक है, फिर ये सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, ये इसको पढ़ेगा, देखेगा कि जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से ये ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, या जो चीजें उसमें दी गई हैं वो सारी कवर अप की गई हैं कि नहीं कवर अप की गई है। ठीक है, फिर उस वे में वो पढ़ के फिर इसको सर्टिफाई करता है। हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब इस जो फैक्ट्री ने या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने जो स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट किया, ठीक है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट किया हमने, उसमें क्या क्या चीजें खास तौर पे वो देखेगा कि वर्कर्स की क्लासिफिकेशन वाली बात इस स्टैंडिंग ऑर्डर में की गई कि नहीं की। क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्कर्स क्लासिफिकेशन जो की जाती है हर एक इंडस्ट्री में, कि कौन से एम्प्लॉयज को वो परमानेंट एम्प्लॉयज काउंट करते हैं,
किनको टेम्परेरी एम्प्लॉयज काउंट करते हैं और किनको प्रोबेशन पे काउंट करते हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉयज के कुछ बेनिफिट्स उनको एक्स्ट्रा रहते हैं, टेम्परेरीज के रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्विस के, छुट्टी के, वो सब कुछ डिफरेंट रहेंगे। प्रोबेशन में जो है उनके कुछ रूल्स अलग होंगे, टाइमिंग्स के रिलेटेड हो, चाहे छुट्टी के रिलेटेड हो, लीव्स के रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर सैलरीज के रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें इस स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन की जाएंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है, वो सब होना चाहिए। ऐसे ही वर्किंग आवर्स के बारे में इसमें बात होनी चाहिए, हॉलीडेज वगैरह का क्या प्रोसेस रहेगा, लीव कैसे अप्लाई करनी है, लीव अप्रूव कौन करता है, ठीक है, ये सब कुछ वो स्टैंडिंग ऑर्डर में अपना लिख के देंगे। ये सारे अभी सर्टिफाइंग ऑफिसर ये सारी चीजें चेक कर रहा है कि ये सारी चीजें इस स्टैंडिंग ऑर्डर में जो इस कंपनी ने सबमिट किया है, इस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने सबमिट किया है, वो सब सारी चीजें इसमें है कि नहीं है, ठीक है, कि अटेंडेंस कैसे ली जाएगी, लीव देना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, अगर किसी को टर्मिनेट करना है सर्विस से तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, सस्पेंड करना है तो इंक्वायरी वगैरह का क्या प्रोसेस रहेगा, अगर, और इस सब के बाद अगर किसी वर्कर्स को कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई कंप्लेंट होती है तो उसको कैसे रिड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें कवर अप की जाती है। ये मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो हैंड आउट है वो भी आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। मैं हर बार बोलता हूँ हैंड आउट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहाँ क्लास लेक्चर एक बार आपने समझ लिया तो हैंड आउट पढ़ोगे तो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो सक्सेस ट्री नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाके आपने ये हैंड आउट पढ़ लेना है, लेक्चर के साथ ही आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां से आपकी डिटेल में कवर अप हो जाएगी। और मैं हमेशा मैंने बोला कि इस गलतफहमी में मत रहना कि जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ये हैंड आउट, ये वाला कंटेंट तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। देखो वो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियल आप अगर सर्च कर सकते हो उससे 10 गुना ज्यादा हमने सर्च करके वो आपको एक 10 पेज 5 पेज की फाइल में हम आपको दे देते हैं, ताकि आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितना हमारे इस ईपीएफओ के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जरूर काम आपने करना, बिकॉज ये टारगेटेड अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं, आपको उतना मटेरियल दे रहे हैं जितना इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये आपने लिस्ट पढ़ लेनी है, इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अपना बनाएगी उसमें उसने क्या क्या चीजें रखनी है, ठीक है, और होनी चाहिए। जब जो हमारा सर्टिफाइंग ऑफिसर है, जब उसको लगेगा कि ये सारी चीजें जो है इस स्टैंडिंग ऑर्डर में है और प्रॉपर तरीके से है, मतलब वेलफेयर जो वर्कर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, तो फिर वो इसको सर्टिफाई करता है, ठीक है, फिर ये एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या होगा फिर, ठीक है। सर्टिफाइंग वो सर्टिफाई कर दिया, बट इसके अलावा होता क्या कि फिर इंडस्ट्रीज में काफी चेंजेस आते हैं, फैक्ट्रीज की वर्किंग में चेंजेस आते हैं, या फिर उनको कुछ इंटरनली चेंजेस करने हैं, वर्किंग का टाइमिंग चेंज करना है, लीव का प्रोसेस चेंज करना है, या कुछ और चेंजेस करने हैं, तो वो सारी मॉडिफिकेशन भी होंगी। तो उसमें क्या होता है फिर जो मॉडिफिकेशन करनी है इसमें, वो सारी मॉडिफिकेशन फिर सबमिट की जाती है फिर से ये हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर को, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर इज नॉट लायबल टू चेंज, मतलब एक बार जो सर्टिफाई करके बना दिया वो चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमने पीछे देखा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो अब सर्टिफाई हो चुका है तो वो अब चेंज नहीं होगा, बट एक्सेप्ट कि जब एग्रीमेंट हो गया है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कि हाँ ठीक है हम दोनों एग्री करते हैं, वर्कर भी कहते हैं हाँ हमें इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, अभी टाइम थोड़ा बदल गया है तो हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे इसमें, तो वो इसके लिए कर सकते हैं। बस 6 महीने का उनको इंतजार करना पड़ेगा, जब उनको उनको पहले अपने वाले जो पहले उनको सर्टिफाई हुआ है उनका स्टैंडिंग ऑर्डर, उसकी एक्सपायरी 6 महीने के बाद ही वो ये नया जो मॉडिफिकेशन है वो करवा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो चेंजेस हैं उसके साथ फिर नया मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो है फिर वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। होप आप लोगों को इजी वे में समझ में आ रहा है, ज्यादा इसमें उलझिएगा मत, दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी एक्ट है, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ बस इतना ही आना और कुछ नहीं आना, ठीक है। आप लोग बड़ा कमेंट इसमें करते हो सर कितने सारे एक्ट कवर अप करने हैं, क्या क्या उसमें और पढ़ना पड़ेगा, एक्ट में क्या क्या याद करना पड़ेगा, डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, ईयर भी याद करने पड़ेंगे, ये सारी डिटेल भी याद करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा आपके ईपीएफओ के एग्जाम में इतना नहीं आता, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही आपको बेसिकली क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, प्रोसेस क्लियर हो रहा है, तो दैट विल बी सफिशिएंट।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। टेम्पररी एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाइज टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द टाइम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू सच एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई है, ये बोल रहे हैं कि जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मतलब जैसे हमने देखा था, गवर्नमेंट ने खुद से ही मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक बना के दिया है। तो जब तक कोई अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो जिसकी हम बात कर रहे थे वो खुद से अपना स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड नहीं करवा लेती, तो तब तक जो है ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है ये अप्लाई होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपील। अब किसी वर्कर को या एम्प्लॉयर को कोई भी इसमें इशू आ जाता है बाद में कि जो सर्टिफाई करके हमको स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो दिया है उसको उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी वो जो जजमेंट है जो चेंज, बिकॉज ये मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर इसको लगता है कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है इसमें कुछ कमी है, तो वो उसमें वो चेंजेस भी करवा सकते हैं एंड फिर वो उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन दे देते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई इस चीज से संतुष्ट नहीं है जो सर्टिफाई होके उनके पास स्टैंडिंग ऑर्डर आया, तो उसके अगेंस्ट वो अप्लाई भी कर सकते हैं। एनी रिलेटेड पार्टी एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर में अपील टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पर जो भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बनाता है या स्टेट गवर्नमेंट किसको बनाता है उस पर डिपेंड करेगा। तो विद इन 30 डेज जो है उनको इसके अगेंस्ट इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो भी डिसीजन आता है वो फाइनल होगा। एंड द अपीलेंट अथॉरिटी शेल देयर आफ्टर सेंड द कॉपी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर इफ अमेंडेड। ठीक है, तो जो भी इसमें अपीलेंट अथॉरिटी बनाई गई है उसने जो भी जजमेंट दिया, जो भी चेंजेस करवाए, अमेंडमेंट कराए, वो फिर इनको वो उस अमेंडमेंट के बाद उसकी कॉपी जो है वो कॉपी जो वर्कर है या फिर एम्प्लॉई है उसको 7 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं कि भाई ये हमने चेंजेस किए हैं, ये फाइनली हमने डिसाइड किया, ये अमेंडमेंट किए हैं, अब आप लोग भी देख लो। ठीक है, ये होता है अपील के बाद जो भी चेंजेस अप्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस बेसिकली इस बात के लिए होता है कि अगर कोई वर्कर को देखो किसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया, तो अब वर्क एम्प्लॉय क्या कहेगा कि यार, एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि सस्पेंड मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ये कमी है इस काम में, एंड मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, जब तक इंक्वायरी चल रही है, मेरे को कुछ कंप्लेंट तुम्हारे बारे में आई है, तब तक के लिए तू सस्पेंड हो। अब वो इंक्वायरी तो अपनी टाइम लेगी। ठीक है, अपने प्रोसेस में इंक्वायरी कंप्लीट होने में, उसके बाद जो भी इशू निकल के आता है। ठीक है, लेकिन अब अगर वर्कर तब तक ये डिसाइड तो हुआ नहीं कि ये इसकी गलती है ही। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या बोला है, इसमें प्रोविजन दिया गया कि पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। मतलब उसका कम से कम, अगर आप उसे काम नहीं दे रहे हो तो कम से कम उसको पैसे नहीं रोकोगे। कितने पैसे नहीं रोकोगे कि पहले 90 दिन तक आप उसको 50% सैलरी तो दोगे, उसकी वेजेस का जो है 50% आप दोगे। एंड उसके बाद जो है तब भी अगर इंक्वायरी खत्म नहीं हो पाती जिस 90 दिन के अंदर, एंड आप डिसाइड नहीं कर पाए कि अब सस्पेंड रखना है या फिर टर्मिनेट कर देना है, तो उसके बाद भी आपको जो है उसको 75% ऑफ सैलरी उसकी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे। 91 डेज से लेके 180 डेज तक की बात है। ठीक है, मतलब 3 महीने से लेके 6 महीने तक की बात है, यहाँ पर ये काम आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर बस ये बात इतनी बोली गई है कि ये जो डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन का, ये वर्कर की वजह से ना हो, बस इस बात का ध्यान रखा जाए। बाकी अगर ये इंक्वायरी जो बिठाई गई है उसकी गलती की वजह से, तो फिर सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा 75% ऑफ द वेजेस फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ठीक है, प्लेंटी। अगर ये सारी जो बातें अभी तक हमने की कि स्टैंडिंग ऑर्डर बना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को देना है एंड सर्टिफाई कराना है, अप्लाई करना है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर प्लेंटी भी लगेगी। ठीक है, बिना प्लेंटी के या बिना पनिशमेंट के तो आपको पता ही है कि काम करवाना या चीजें अप्लाई करना, लॉ अप्लाई करना मुश्किल है, तो प्लेंटी तो लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्या बोला गया, इफ एन एम्प्लॉयर डिफॉल्ट्स टू सबमिट a draft standing order or modifies his standing orders, then the concerned officer may impose a penalty। तो क्या लगेगा, 5,000 रुपए की प्लेंटी लगेगी। एंड अगर उसके बाद भी ऑफिसर को दिखता है कि अभी भी ऑफेंस कंटिन्यू कर रहा है, मतलब अभी भी इसने स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट नहीं कराया, सर्टिफाई नहीं कराया, तो 200 रुपए के हिसाब से उसको पर डे
इस जो भी ऑफेंस उसने किया उसके हिसाब से उसे पर डे पेनल्टी और लगती रहेगी। ठीक है, एक बात ये हो गया, ये हमने बात किया कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट नहीं किया उसके लिए, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट कर दिया और उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसकी वायलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अगर हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तब पेनल्टी लगेगी 100 रुपए के हिसाब से प्लस 25 रुपए पर दिन पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया पेनल्टी वाली बात। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ये बड़ा इजी है। देखो, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी लॉ बनाया, अगर उसमें लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि इस ये लॉ बोलना क्या चाह रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह तो काम नहीं करते इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम करता है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ आ गया कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लीव के बारे में बात आई कि उसने बोला कि आपको महीने की एक पेड लीव मिल जाएगी, स्टैंडिंग ऑर्डर में बात लिखी हुई है, और आपको इस तरह से इसका लीव इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से अप्रूव करानी है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं मिलता और एम्प्लॉयर उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दिखाता है कि देखो मैंने तो इसमें ये लिखा था। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि वो बोलेगा कि नहीं, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि, एंड वर्कर बोलेगा नहीं, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, तो वो जो उसकी इंटरप्रिटेशन है स्टैंडिंग ऑर्डर की, उसके लिए किसके पास जाएंगे? Any questions related to the application interpretation of this act may refer to the लेबर कोड। ठीक है, वो लेबर कोड के पास जाएंगे इसके लिए, एंड जो भी लेबर कोड उसके बाद इंटरप्रिटेशन देगा, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, तो दोनों पार्टीज के ऊपर फिर वो अप्लाई हो जाएगा उसी में। ठीक है, तो ये था सारा हमारा इस टॉपिक के रिलेटेड पार्ट, जो कि हमने कवर अप कर लिया है। एंड बस यही यहाँ पर हमें इतना ही करने की जरूरत है। दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बेसिकली आपको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लेक्चर अच्छे से समझ लो, एंड इसके बाद आपने हैंड आउट पढ़ लेना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज हम आपसे करवा ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, तो जो भी आपकी कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वहां पर जो डिफिकल्टी हमारी आती है उसकी वजह से हम नंबर कुछ अपने लूज कर जाते हैं, वो चीज भी हम टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी ठीक करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली जो मेरे को अभी तक रियलाइजेशन हुआ है, आप लोगों का बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है मुझे कॉन्स्टेंटली, इसी करके हम भी अपने पूरा एफर्ट और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि आपको जो जितना सिलेबस है उसके आगे जाके हम कराएं। ठीक है, तो जो एक्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आगे जाके हम आपको एक्ट्स भी करा रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको पहले लेक्चर से पहले जो फील आता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे कवर अप करें, क्या इसमें आएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब और आज के लेक्चर को मिला के, मतलब जो पहले सिचुएशन थी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, जो आप डर था दिमाग में, और आज के लेक्चर्स तक पहुंचने तक, लेक्चर 10 तक पहुंचने के बाद, अगर आपको लगता है कि अब हम वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अब आंसर कर पा रहे हैं, करेक्ट आंसर हो रहे हैं हमारे, तो इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को अपना लाइक जरूर दीजिएगा, थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड अपने कमेंट बॉक्सेस में अपना जो भी आपका फीडबैक हो वो जरूर शेयर करते रहिए, ताकि आगे के लेक्चर्स में हम वो चीजें इंक्लूड करते रहें। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर के रिगार्डिंग हमारे टॉपिक्स, एंड नेक्स्ट जो हम एक्ट कवर करेंगे दैट विल बी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं, एंड एज वी हैव प्लान 14 to 15 लेक्चर, तो अब हमारे पास 4 या 5 लेक्चर रह गए जिसमें हमारा एक्ट्स हमने कवर अप करने हैं, और एंड में हम हमारा एक टॉपिक लेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड में कवर अप करेंगे। पहले हम एक्ट जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।